देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग मुद्दों पर घमासान चल रहा है। एक और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के खिलाफ पीएम आवास तक मोर्चा निकाला, तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी फिर एक बार विपक्ष दलों का प्रदर्शन देखने मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक आज मार्च करते हुए देखे गए। मार्च से पहले उन्होंने कहा कि 2.3 लाख लोगों ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं। वे लोगों की चिट्ठियां पीएम को सौंपेंगे। केजरीवाल ने सोमवार को ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की थी और बताया था कि अपने साथ 100 लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें पुलिस अनुमति नहीं मिलने के चलते इस मार्च के दौरान घमासान देखने मिला। वहीं संसद में मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते फिर एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच जमकर बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी गई। अब ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां है? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है। राम मंदिर बनने पर भी काली पट्टी बांधकर विरोध किया था और आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। देश के लोगों से माफी मांगे और आपको काम कर रहे देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने को हमारे मिनिस्टर ने आगे करने की फिर एक बार परिसर में विरोध प्रदर्शन देखने मिला, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत पार्टी के अन्य सांसदों ने दान पेटी लेकर संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद एक राजनीतिक नेता का चुनावी दावा चर्चा का विषय बन गया है, जहां कांग्रेस की हार के बाद क्षत्रिय समाज के नेता को अपने दाढ़ी मूंछ तक मुंडवाने पड़े। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस से जुड़े क्षत्रिय नेता महेंद्र सिंह राठौड़ ने दावा किया था कि कांग्रेस उम्मीदवार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो ईमानदार और जनता के बीच काम करने वाले नेता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते तो वो अपना दाढ़ी मूंछ मुंडवा देंगे। जय माताजी, जय मां करणी। आज रोज 3 ઓગસ્ટના દિવસે માંજલપુર પેટા ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું. ભૂતકાળમાં મેં કહ્યું હતું, કારણ કે મને માંજલપુર વિધાનસભાના તમામ મતદારો માટે ખૂબ જ ઊંડી લાગણી, એમની પર પૂર્ણ ભરોસો. પણ મેં કહ્યું હતું કે ભીખાભાઈ રબારી જો હારી જશે તો હું મારી દાઢી અને મૂછ ઉતારી દઈશ. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન ના જાય. મેં જે મારા વચન કીધા છે એ પાળવા જઈ રહ્યો છું. ખાસ કરીને માંજલપુર વિધાનસભાના તમામ મતદારોને હું આ જીતના અભિનંદન પાઠવું છું. ખાસ કરીને એ મતદારો કે જે 38.4% મતદાન કર્યું. 38.4% મતદાનની અંદર 60થી ઉપર પર્સન્ટેજ સતીશભાઈને મળ્યા. નોટામાં મળ્યા એનો મને ખાસ આઈડિયા નથી, પણ જે પ્રમાણે વોટિંગ કરવામાં નથી આવ્યું, એટલે કે 60થી 62% પ્રજાએ મતદાન નથી કર્યું. એ શા માટે નથી કર્યું? એનો મતલબ એટલા વોટ ભાજપને પણ નથી મળ્યા. માટે લોકશાહીની ગણતરી પ્રમાણે જોવા જાઓ તો સમગ્ર માંજલપુર વિધાનસભાના 32થી 32% વોટ સતીશભાઈને મળ્યા છે. માટે આ વખતે ઘણું મોટું મતદાન ન કરીને પણ માંજલપુર વિધાનસભાના મતદારોએ પોતાનું દુઃખ પ્રગટ કરી દીધું છે, પોતાની નારાજગી પ્રગટ કરી છે. પણ હું જે કહ્યું છે દાઢી મૂછ આપી દઈશ, એ પ્રમાણે હું અત્યારે મારો દાઢી અને મૂછનો ત્યાગ કરવા જઈ રહ્યો છું. અપેક્ષા રાખું છું આગામી દિવસની અંદર આ મારી લાગણી વડોદરાના પ્રજા સૌ સમજે. બસ એ જ મારી અપેક્ષા. જય માતાજી, જય મા કરણી. मांजलपुर का चुनाव परिणाम उनकी उम्मीदों के विपरीत आया है और कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली है। इसके बाद महेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने वचन के अनुसार अपनी दाढ़ी और मूंछ मुंडवा ली है। राजपूत समाज में दाढ़ी और मूंछ सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में अपने वचन को निभाने की इस घटना की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है। गुजरात के वडोदरा जिले में एक भैंस नदी के तेज बहाव में पानी में बह गई, जिसे बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वडोदरा जिले के आसोज में एक भैंस नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव अभियान में फॉरेस्ट विभाग की टीम भी शामिल हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और टीमों का सहयोग किया। इस दौरान वडोदरा जिले के भाजपा के पूर्व आईटी कन्वीनर जगदीश माली भी मौके पर मौजूद रहे और बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट विभाग और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने भैंस को सुरक्षित रूप से नदी से बाहर निकाल लिया। सफल रेस्क्यू के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और सभी बचाव कर्मियों की सराहना की। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents
India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में खूबसूरत आयोजन रेमा पनी, रवि नायक और वृंद द्वारा परेश स्मृति 44 के रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका कलाकारों ने रिहर्सल किया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में हमेशा ही कला को समर्पित अद्भुत आयोजन होते रहते हैं। इसी के तहत वडोदरा के 60 से 70 कलाकारों को शामिल करता हुआ एक अद्भुत संगीत का कार्यक्रम आज रात 9 बजे अकोटा के सर सहजराव नगर गृह में आयोजित किया गया है। रे म प नी, रवि नायक और वृंद द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परेश स्मृति 44 का इन कलाकारों द्वारा अद्भुत रिहर्सल कर कार्यक्रम की तैयारी की गई, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के आर्टिस्ट शामिल हुए। एक बार यमुना मां આવ્યું તું પૂર મથુરાથી એક વાર માથે મૂકીને કોણ લાવ્યું તું બાંસળીના સૂર। एक बार यमुना मां આવ્યું તું પૂર। यमुना में पूर आया था तब की ये बात है। गत 10-15 दिनों में हमने काफ़ी पूर की बातें सुनी। पूरे गुजरात में पानी का कहर था, इसीलिए यह कार्यक्रम भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा था। हॉल मिलने के हिसाब से 4 अगस्त 2026 को ये कार्यक्रम पुनः तय किया गया है। नाम है परेश स्मृति और इसका 44वां संस्करण हम करने जा रहे हैं। बड़ौदा के
कई लोगों को ये कार्यक्रम पता है, लेकिन जो नए आए हैं या जिन्हें नहीं पता है, इनके लिए मैं यह आमंत्रण आप सबको देना चाहता हूँ। हम करीब 70-80 लोग एक साथ कई गाने गाएंगे। 2-4 सोलो सॉन्ग भी होंगे, एक आध डुएट भी होगा। इसमें ज़्यादातर गुजराती गाने और थोड़े हिंदी गाने भी हम प्रस्तुत करने वाले हैं। यह कार्यक्रम स्वर्गस्थ परेश भट्ट, जो एक बहुत ही उम्दा संगीतकार थे, कंपोज़र थे, गायक थे, बड़ौदा के भी थे वो, उनकी याद में हम कर रहे हैं। ये 44वां साल है, 44वां कार्यक्रम परेश स्मृति हम करेंगे। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। गुजरात के वडोदरा के पौर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद मंदिर के पीछे लगी लोहे की ग्रिल में एक मगरमच्छ फंस गया, जिसे मशक्कत से रेस्क्यू किया गया। वडोदरा के पौर गांव में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बड़ियादेव मंदिर के पीछे लगी ग्रिल में एक मगरमच्छ फंसा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सेव वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही सेव वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के संदीप भाई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग के रेस्क्यूअर नितिन पटेल, जिग्नेश परमार और सागर राठौड़ को भी मौके पर बुलवाया गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे बिना किसी नुकसान के ढाढर नदी में छोड़ दिया गया। 4 દિવસથી ઢાઢર નદીમાં ઘણું બધું પૂર આવવાથી ઘણા બધા મગરો પણ અહીં પૂરની સાથે સાથે આવ્યા હતા। એમાંથી એક મગર ગોવિંદ બાપાની સમાધિની જાળીમાં પોતે ફસાઈ જતા સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ તરફથી સંદીપભાઈ તથા એમની ટીમ દ્વારા અમારા ફોન કરવાથી તે પોતે આવી અને સહી સલામત રીતે મગરને સહેજ પણ નુકસાન ના થાય એ રીતે તથા પબ્લિકને પણ સહેજ પણ નુકસાન ના થાય એ રીતે એનું રેસ્ક્યુ કરી અને સરસ રીતે જીવતો જાગતો સહી સલામત નિજ ઢાઢર નદીમાં છોડેલો છે। તે અમારા માટે ખૂબ ખૂબ એ લોકોનો આભાર માનું છું અને તમારી આ ટીમ બરાબર હજુ પણ સક્ષમ બને એવા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ તમારા બધા પર ઉતરતા રહે। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91
87348 72606 or 919879 572606। आज यानी 4 अगस्त, इतने दिनों से इंतजार जो राजनीतिक गलियारों में हो रहा था, बरोड़ा डेयरी चुनाव के नतीजों का इंतजार, आज वो इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार बरोड़ा डेयरी को उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल चुका है। इस मौके पर मैं खड़ी हूँ बरोड़ा डेयरी में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भीड़ है यहाँ पर। जो 13 सदस्यों आज मिलकर मतदान कर जिताने वाले थे, जिनके जरिए आज 13 डायरेक्टर्स सभी मिलकर 13 सदस्य मिलकर 2 लोगों का चुनाव करने वाले थे, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम शामिल होना था। उसमें एक बार फिर अध्यक्ष के तौर पर दिनेश पटेल यानी दिनू मामा और उपाध्यक्ष के तौर पर जीवी सोलंकी का नाम एक बार फिर उठकर सामने आया है। गुजरात के बड़ोदरा शहर में काफी समय से चर्चित बरोड़ा डेयरी चुनाव का आज परिणाम आ चुका है और इस पर एक बार फिर दिनू मामा ने जीत हासिल कर ली है। साथ ही वाइस चेयरमैन के तौर पर जीवी सोलंकी का नाम निर्वाचित किया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जो भी समर्थक है वो दिनू मामा को पूरी तरह से जो है अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो ये नया टेन्योर शुरू होगा, इस मौके पर इस टेन्योर में और क्या नया देखने को मिल सकता है। नाम हासिल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमें यही बार 4 तारीख को जो डेयरी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव था, इसमें पार्टी से विपिन भाई पटेल करके हमारे नेता है, वो सहकारिता सेल का पूरा गुजरात का कन्वीनर है और इन्होंने सबके सामने मैंडेट खोला और पार्टी ने चेयरमैन तरीके मेरा नाम दिया, वाइस चेयरमैन तरीके जीवी सोलंकी का नाम बोल दिया है और चुनाव चुनावी अधिकारी आके चुनाव खत्म कर दिया। इसमें हम जीत के आए हैं। बस एक बार फिर से हमारे पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे बड़ौदा और छोटाउदेपुर जिले के सभी आगेवानों ने हम पे भरोसा जताया है और फिर से जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से वहन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि उसका विचारधारा के लोगों के डायरेक्टर तरीके उसको टिकट दी थी और वो सब चुन के आए हैं और चुनने के बाद सबकी प्रतिक्रिया ली, सबका सेंस लिया, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय आया। चेयरमैन तरीके दिनू मामा और वाइस चेयरमैन तरीके जीवी सोलंकी का नाम आया है। सहर्ष सब डायरेक्टरों ने उसको बढ़ा लिया है और अभी नाम हमने डिक्लेयर किया है और अभी प्रक्रिया ऊपर चालू करने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से ये टेन्योर रिपीट हुआ है, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वापस इस टेन्योर में? चेंजेस में ऐसा है कि अभी सहकारी मंत्रालय माननीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा ऊपर बनाया है, उसमें माननीय अमित भाई शाह साहब वर्षों से सहकारिता का काम कर रहे हैं। तो माननीय अमित भाई जब से आए तब से नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ भी बनाई है, नया अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग नई सहकारी संस्थाएं चालू हो रही है और उसके हिसाब से जो डेयरी को जो भी फायदा मिल रहा है उससे केंद्र से तो मिल ही रहा है। गुजरात सरकार के अंदर माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार आए, वो भी डेयरी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और अंत्योदय गांव का छिल्ला जो व्यक्ति है उसको फायदा मिले, वो प्रकार काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी प्रमुख जगदीश भाई भी सहकार मंत्रालय यहाँ गुजरात का संभाल चुके हैं। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय गांव के लास्ट व्यक्ति के लिए, चिल्ला व्यक्ति के लिए उसका उत्थान होगा, आर्थिक रीति मजबूत बनेगा, ये प्रकार डेयरी आगे ऊपर चलेगी। गुजरात के छोटाउदेपुर में कुंदनपुर सिंचाई तालाब पानी से लबालब भरा है, लेकिन हजारों किसान फिर भी सिंचाई के पानी के लिए
तरस रहे हैं। छोटाउदेपुर के बोडेली के कुंदनपुर में स्थित सबसे बड़े सिंचाई तालाब की तस्वीर व्यवस्था की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रही है। तालाब में पर्याप्त पानी मौजूद तो है, लेकिन सालों पुराना नहर और पाइपलाइन का नेटवर्क पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है। नतीजा ये है कि बारिश खत्म होने के बाद किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच ही नहीं पाता। किसानों का कहना है कि पिछले 15 सालों से नहरें टूटी हुई है, कई जगह सीमेंट पाइप टूट चुके हैं और नहरों के किनारे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ सिंचाई विभाग की बेदरकारी कहूँ कि 15-20 वर्ष थी एक नेटवर्क हतुं अहीं આગળ કેનાલનું, જ્યાં છેવાડા સુધી પાણી જતું હતું, કળાથલા રોડ સુધી જતું હતું। આ તલાવનું પાણી આ બાજુ અમાદરા તરફ બી જતું હતું, તો તે વખતે બહુ સારું હતું। પણ હવે પરિસ્થિતિ એવી આવી ગઈ છે કે કેનાલોનું આખું નેટવર્ક તૂટી ગયેલ છે અને આ તલાવનું પાણી બહુ વેડફાટ થાય છે। બીજું કે આજુબાજુ વિસ્તારોમાં આ ખેડૂતનો આખો એ છે વિભાગ, પશુપાલનનો મુખ્ય આધારિત ધંધો છે। જો આ બધી વસ્તુ દરેક જગ્યા પર પહોંચતી હોય પાણી નેટવર્કથી, તો ખેડૂતોને ઢોરોને બધાને પાણીની વ્યવસ્થા રહે। એટલે સરકારને એક જ માગણી છે, સિંચાઈ વિભાગને બી એક માગણી છે કે આ નેટવર્કને નવેસરથી ઊભું કરે અને લાભ આપે ખેડૂત। અમારે અહીંયા આગળ વર્ષોથી આ કેનાલો ને પાઇપલાઇનોની જે પેલા વ્યવસ્થા હતી એ બધું તૂટી ગયેલું છે, તો અમારે ખેડૂતોને ખેતર સુધી પાણી કંઈ આવતું નથી ને આ પાણી ભરેલું છે। તો એના માટે કંઈ આ પાઇપલાઇન કે કેનાલનું નવેસરથી કંઈ કરે તો બધાને 2 પાક સુધી કદાચ પાણી મળે એવું અમારી માંગણી છે। આ નેટવર્ક તૂટી જવાથી ખેડૂતોને હાલમાં કેટલું નુકસાન થાય છે? નુકસાન તો કારણ કે હવે પાણી ભરેલું છે ને કોઈના ખેતરમાં પાણી જતું નથી। પ્રાઇવેટો લાઈનો કરીને મશીનો મૂકીને પાણી લઈ જાય છે નજીકના ખેતરાવાળા, બાકી તો બધા જે કેનાલો છે એ બધી બંધ છે, તૂટી ગયેલું છે બધું। તો નવેસરથી જો આ કામ કરવામાં આવે તો આ બધા ખેડૂતને એક પાક નહીં પણ મારા અંદાજ પ્રમાણે 2 પાક સુધી કદાચ આ તળાવમાંથી પાણી મળી શકે। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। કુંદનપુર આગળ આવેલું છે જે સિંચાઈ તળાવ છે। આ આજુબાજુના 5 ગામને આનાથી લાભ થયો એ આ તળાવ છે। જો નર્મદા કેનાલનું આની અંદર પાણી આવવાનું હોય તો જે 60 વર્ષ પહેલાં આનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું એ બધું જર્જરિત હાલતની અંદર બધું નાશ થઈ ગયું છે। તો અમને સિંચાઈ માટે ખેડૂતો માટે જે નવેસરથી અમને માઇનોર કેનાલ, માઇનોર પાઇપલાઇનો જે સરકારે અમને કરી આપવી જોઈએ, વહેલામાં વહેલી તકે અમને કરી આપે તો અમને ખેડૂતોને ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર લાભ થાય એવો છે। જો આ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી થાય એવું વિચારે છે તો એના માટે અમને પાણી પૂરતું મળશે તો બમણી થશે ને। કોરાટ જમીનની અંદર તો બમણી આવક થવાની નથી। જો પાણી મળશે તો અમે ઋતુસર 3 પાક લઈ શકીશું, તો ખેડૂતો આનાથી માલામાલ થશે। સરકાર હાથે હાથ નહીં ફેલાવવો પડે, સરકારથી ખુશ રહેશે। તો સરકાર અમારા મુદ્દાને ધ્યાનમાં લે અને અમાદરા તરફની જે માઇનોર કેનાલ દોડાવે તો અમારું 250 હેક્ટર સુધીની જમીન પિયાત થાય એવી છે। જિલ્લા પંચાયતનો સિંચાઈ તલાવ આવેલો છે અને આ તલાવમાં લગભગ વરસાદના આધારે પાણી ભરાય તો અમારા ખેડૂતનું લગભગ 2-3 પાણી મળે। પણ અત્યારે છે કેનાલનું જે તલાવનું બાજુમાં અમારે જે કેનાલ કરવાના હતી એ કેનાલ લગભગ 20 વર્ષથી એ પાઇપલાઇન ને કેનાલ અત્યારે બંગાળમાં પડેલું છે અને અત્યારે અમારા ખેડૂતનું લગભગ આ તલાવનું નીચે 500 જેટલા ખેડૂતનું જમીનો પડેલી છે। પણ અત્યારે અમારે પાણી લેવું હોય તો ઘણી બધી મુશ્કેલી પડે અને હું વિસ્થાપિત તરીકે નર્મદા વિસ્થાપિત તરીકે હાપેસરથી હું કુંદનપુરમાં વિસ્થાપિત થયેલ છે। આજે મારે વિસ્થાપિત તરીકે મને કુંદનપુર પિયાતનું પાણી મળવું જોઈએ, પણ અત્યાર સુધી અમારે કુંદનપુર તળાવમાં પાણી આવતું નથી અને પહેલું બી ઘણી વખત અમે રજૂઆત કરી પણ અત્યાર સુધી અમારે કુંદનપુર તળાવમાં પાણી આવતું નથી અને અત્યારે કંઈ બી હિસાબે સરકાર અમુન નર્મદા વિસ્થાપિત તરીકે અમુન પાણી આપે। અને મારે કેવું કે વિસ્થાપિત તરીકે મેં હાપેસર હતો, હાપેસરમાંથી અમારી એટલી બધી જમીન ડૂબાણમાં ગઈ છે, એટલો મોટો અમે સરકારનું બલિદાન આપેલું હોય તો સરકારનું અમારે અહીંયા કોઈ બી હિસાબે કુંદનપુર તળાવમાં પાક્કું પાણી થાય એ રીતે અમુન કરી આપવું પડે।